हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बताइए भाई और बहनों, आप लोग कैसे हो, ठीक हो ना। कल का क्लास कैसा था? बहुत अच्छा था ना। तो देखिए भाई और बहनों, हमने आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए हो। हमने कल बोल दिए थे एक नए अंदाज में पढ़ना है, तो हमें नए अंदाज में पढ़ना है। आप लोग को पढ़ना है और हमें नए अंदाज में पढ़ाना है, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ, ठीक है। तो आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो चले ऑब्जेक्टिव पे। और कोई दिक्कत है तो बताइए भाई और बहनों, और डालिएगा ऑब्जेक्टिव ऊपर पे हेडिंग, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप लोग को, ठीक है। 1 से 16 चैप्टर तक, ठीक है भाई और बहनों। कितना 1 से 16 चैप्टर का भी आई है ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग लिखिएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो फेटा हुआ रहेगा, तो सबसे पहले डालिएगा आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा भाई और बहनों, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। डीएनए की संरचना का। एक मिनट भाई और बहनों बताइएगा, तो मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? जा रही है? बताइएगा तो। अच्छा, जा रही है ना। तो देखिए, और दिखाई दे रही है ना आप लोग को? दिखाई दे रही है भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिखाई दे रही है। तो ठीक है, तो देखिए भाई बहनों, हम चलते ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। जो मजाक हो गया हो गया, फिर बीच में करूंगी, ठीक है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। लिखिएगा, क्या लिखे? डीएनए की संरचना का खोज किसने किया? तो बताइएगा भाई और बहनों, आप लोग किसने किया था? डीएनए की संरचना का खोज किसने किया था, बताइएगा। किसने किया था भाई और बहनों? वाटसन और क्रिक। वाटसन, आंसर लिखिएगा, वाटसन और क्रिक, ठीक है। अच्छा, आप लोग भी वही बताए थे। हाँ, तो ये नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में क्या लेके आओगे? बताने के लिए थैंक यू, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, कभी कभी जवाब देते हो, ठीक है। तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की इकाई कौन है? ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखिएगा, मानव शरीर की इकाई कौन है? देखिए भाई बहनों, एक बात मैं बताती हूँ आप लोग को। पहले लिखिए कौन है, इसका आंसर लिखा के मैं बताती हूँ कौन है, बताइएगा जल्दी। मानव शरीर की इकाई कौन होता है? कोशिका। कौन होता है? कोशिका। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव ढूंढने में हमें 2 घंटा लगा है, ठीक है। कितने घंटा? 2 घंटा लगा है ऑब्जेक्टिव बनाने में। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, हम बार बार आपको बोलते हैं एनसीईआरटी का बुक उल्टाइए और उससे ऑब्जेक्टिव निकालिए, ठीक है। ठीक है भाई और बहनों, 2 घंटा लगा इसे निकालने में ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है भाई और बहनों। अगला लिखिएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइएगा भाई बहनों। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। लिखिए, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है भाई और बहनों? ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। बताइए भाई और बहनों, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? सही है, मेंडल। क्या है? मेंडल, करेक्ट। क्या होगा? मेंडल।
लगता है भाई और बहनों आज आप लोग पढ़ के आए हो क्या? सही है ना? क्योंकि यार जवाब दे रहे हो, पढ़ के आए हो ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ा कीजिए, ठीक है। क्या लिखे हैं? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में कौन से थक्का जमाने में कौन सा, ठीक है, क्या लिखे हैं? रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है, कौन से तत्व का योगदान होता है? जमाने में कौन सा तत्व का योगदान होता है? तो बताइएगा भाई और बहनों आप लोग, कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिएगा, प्लेटलेट। इसमें हमने क्या बताए थे? रक्त का थक्का जमता है, ठीक है, प्लेटलेट। प्लेटलेट लिखिए, लेट होगा, प्लेटलेट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा भाई और बहनों? देखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में, यानी रक्त को थक्का बनाने में कौन सा आता है, कौन सा योगदान होता है? प्लेटलेट्स। इसमें रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। ये तो आप लोग 10th में भी पढ़ चुके होंगे ना, ठीक है भाई बहनों। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को? आप देखिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान देते होंगे, जमाने। जमाने मतलब भैया जमने वाला, ठीक है, यानी वहां थक्का जम जाता है एक साथ, ठीक है। उसी को हम बोलते, जैसे बर्फ है ना, बर्फ पत्थर बन जाता है ना, जम जाता है ना, उसी को, ठीक है। तो जमने है, ठीक है। आगे लिखिएगा। मैं मिटाऊं भाई बहनों? लगता है कि आप लोग ने हमें शराब दे दिए हो। पूछो क्या चीज का? बताओ किस चीज का? कि मेरा तबीयत ना छूटे और हम पढ़ना बंद कर दे, यही ना सोचते हो भाई और बहनों? बताइएगा कि मेरी तबीयत जोर से खराब हो जाए और आप लोग का पढ़ाई बंद हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा भाई और बहनों, ठीक है। क्योंकि मेरा कितना भी तबीयत खराब हो ना, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेरे में उतना दम है कि मैं आप लोग को पढ़ा सकती हूँ। जब तक हम बेड पे नहीं लेट सकते तब तक मैं पढ़ाते ही रहूंगी, ठीक है। चाहे वो आप लोग कितना भी मनाओ कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग मनाते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन लिखेगा आप लोग, HIV वायरस कितना 4 हुआ ना, लिखिएगा। HIV वायरस किस कारण होता है, ठीक है। HIV वायरस किस रोग का कारण है? किस रोग का कारण है? देखिए भाई और बहनों, उतना भी मत मनाओ कि हमें कोकी होते रहे और हम एक नए अंदाज में आ जाए कि आज बहुत देर तक क्लास लूंगी, लेकिन आप लोग मनाओगी तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। आप लोग पढ़िए, फिर आपका एग्जाम भी ना नजदीक है तो आंसर कैसे लिखोगे? पढ़ोगे नहीं तो, ठीक है। तो लिखिएगा, बताइएगा भाई और बहनों, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, HIV वायरस किस रोग का कारण है? जल्दी जल्दी बताइए, किस रोग का कारण है? सही है, एड्स। करेक्ट आंसर आप लोग दिए हो, एड्स, ठीक है। क्या होगा? एड्स। अगला लिखिएगा, जीन का कार्य, यानी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जीन का कार्य, तो जीन का क्या कार्य होता है भाई बहनों? बताइएगा, बताइएगा क्या होता है? पता है ना? सही है, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करना, ठीक है। सही है, यही होगा, आनुवांशिक लक्षणों को
नियंत्रित करना। सही है भाई बहनों। क्या होगा, जीन का कार्य लिखे तो क्या होगा, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करना। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जीन का कार्य, तो क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस, नीचे में मिटाओ भाई और बहनों, मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो बताइएगा कौन सी गैस होगी भाई और बहनों, कौन सी गैस अवशोषित होती है, बताइएगा आप लोग। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक है, क्या होगा भाई और बहनों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है, तो बताइएगा क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होगा। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या होगा। सही है, प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश को अवशोषित करना। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। क्या लिखे हैं, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होगा, प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, मैं ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है, ऊपर नोट कर चुके हो आप लोग। देखिए, कोई टेंशन लेके मत पढ़िए, एक नए अंदाज में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सॉरी यहाँ मुख्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किस अंग में यूरिया बनता है। किस अंग में यूरिया बनता है, तो बताइएगा किस अंग में यूरिया बनता है भाई और बहनों, किस अंग में बनता है, जल्दी बताइए आप लोग। यकृत। सही है, सही है, आप लोग यकृत बोले हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, मानव में सामान्यता। देखिए, आप लोग ये 10वां में पढ़े हो, मानव में, ठीक है, क्या लिखना है, मानव में सामान्यता रक्तचाप होता है, रक्तचाप होता है। तो आप लोग कितना देते थे, जल्दी बताइए। मानव में सामान्यता रक्तचाप कितना होता है, 80/120। आंसर लिखिएगा 80/120 mm। ठीक है, mmg। क्या लिखते थे, 80/120 mmHg, यही ना लिखते थे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो की संख्या होती है, तो कितनी होती है, ये आप लोग को बार बार मैं बताई हूँ। कितनी होती है, 46। ठीक है,
छूटता है तबीयत, फिर तबीयत खराब ही हो जाता है। पता नहीं भाइयों बहनों आप लोग क्या मना रहे हो भगवान से। देखिए खैर आप लोग मनाते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे, बार बार मैं यही बोलती हूँ। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 46। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, हृदय की धड़कन। ठीक है, क्या लिखेंगे? हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को, ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला, धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग, ठीक है, नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? वाला भाग कौन है? तो बताइएगा भाई और बहनों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? बताइएगा आप लोग कौन सा होता है? तो लिखिएगा आंसर एस ए नोड। ठीक है, क्या होता है? एस ए नोड होता है। मुंह में लोंग रख ली हूं ताकि खोखी ना हो। ठीक है, लोंग रखने से ना सुरसुरी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो अगला लिखिएगा आप लोग, मैं ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है, आप लोग को भी खोखी हो ना तो मुंह में लोंग धर लिया करो। ठीक है, उससे क्या होता है ना, जो सुरसुरी बढ़ती है ना वो सुरसुरी नहीं बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गिरी। लिखिएगा कोशिका का ऊर्जा, ठीक है, क्या लिखना है? कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? भाई और बहनों ये तो पता होगा, किसे कहा जाता है? सही बता रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आनुवांशिक पदार्थ कौन है? लिखिएगा आनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो बताइएगा भाई और बहनों, आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होगा भाई और बहनों? लिखिएगा आंसर DNA। और क्या होगा? RNA। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो बताइएगा, क्या लिखे? DNA और RNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे तो आप लोग को ये पूर्वान पता होगा। अगला लिखिएगा आप लोग, पौधे में जल का परिवहन। लिखिएगा पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो बताइएगा भाई बहनों, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में, बताइएगा भाई बहनों किस ऊतक द्वारा होता है? नहीं पता है, कुछ बता रहे हो कुछ नहीं बता रहे हो, तो क्या होगा? सही है, जाइलम। आप लोग ये तो 10th में भी पढ़ चुके हो ना, ये सब आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अगला लिखिएगा आप लोग,
अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, माइटोसिस एक प्रकार की क्या है? माइटोसिस एक प्रकार है। माइटोसिस एक प्रकार है, क्या है? वैसे नहीं लिखना है। माइटोसिस एक प्रकार की क्या है? माइटोसिस एक प्रकार की क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। क्या लिखना है भाई बहनों? कोशिका विभाजन। देखो इंक तुरंत ही खत्म हो जाता है। अब थोड़ा इसमें मैं इंक डाल देती हूँ, तब तक आप लोग लिखिए, ठीक है? क्या लिखे देखिएगा, माइटोसिस एक प्रकार की क्या है? तो क्या है भाई बहनों? कोशिका विभाजन। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आप लोग नोट कीजिए, ठीक है? मैं इंक भर ली हूँ। अब फिर मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। आप लोग नोट कर चुके हो? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? क्या तो भाई बहनों मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे। ऊपर मिटाऊं, ठीक है? ऊपर मिटा रही हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, जीनोम का क्या अर्थ है? ठीक है, लिखना है जीनोम का क्या अर्थ है? अरे भाई ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। जीनोम का क्या कार्य है बताइएगा? बताइएगा भाई और बहनों, जीनोम का क्या कार्य है? सही है, आप लोग को नहीं पता है, लगता है नहीं पता है ना इसका आंसर। जीनोम का क्या कार्य है? संपूर्ण आनुवंशिक। लिखिएगा संपूर्ण आनुवंशिक समार्गी। ठीक है, क्या लिखना है? संपूर्ण आनुवंशिक समार्गी। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत भाई और बहनों? समार्गी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग को बस कुछ दिन पहले ही आप लोग को बताए थे मधुमेह के बारे में, मधुपालन बताए थे ना। तो क्या है? मधुमेह रोग किस हार्मोन के कमी से होता है? तो बताइएगा किसके कमी से होता है मधुमेह रोग? हाँ ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन सही है। आप लोग ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा भाई बहनों, मैं बार बार बता रही हूँ। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, थैली में बीज वाले पौधे कहलाते हैं? ठीक है, थैली में बीज वाले पौधे कहलाते हैं। तो बताइएगा थैली में बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या कहलाएंगे भाई और बहनों? एंजियोस्पर्म। एंजियो, ठीक है, क्या लिखना है? एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई और बहनों? नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वंदना शिविर किससे संबंधित है? ठीक है भाई और बहनों, कोई दिक्कत आप लोग को हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ तो लग रहा है आप लोग को। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है?
लिखिएगा। वंदना शिविर किससे संबंधित है? ठीक है, वंदना शिविर किससे संबंधित है? तो बताइएगा, वंदना शिविर किससे संबंधित है? परिवार नियोजन, सही है, परिवार नियोजन। ठीक है, किससे संबंधित है? परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, युग्मक सामान्यता, युग्मक सामान्यता किस, नीचे लिख रही हूँ, आप लोग को दिख रहा है ना भाई बहनों? बताइएगा, युग्मक सामान्यता किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? हैप्लॉइड। क्या होगा? हैप्लॉइड एक युग्मक। ठीक है, लिखिएगा, हैप्लॉइड एक गुणक। कोई दिक्कत यहाँ तक में? सुनिए, नीचे लिखी हूं मैं, युग्मक सामान्यता किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? हैप्लॉइड एक गुणक। ठीक है, ऊपर मिटाऊं, ऊपर मिटा रही हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? 21 है, किसमें तिर्यक द्वि, ठीक है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? द्विखंडन पाया जाता है, तो बताइए किसमें पाया जाता है भाई और बहनों? किसमें? बताइएगा किसमें? सीराटियम। क्या होगा? सीराटियम में। ठीक है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो सीराटियम में, याद रहेगा ना? तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक, क्या लिखे हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं, तो क्या कहलाती है? कहलाती है। तो बताइए, तो क्या कहलाती है? युग्मक जनन। आंसर होगा युग्मक जनन। कोई दिक्कत भाई और बहनों आप लोग को? नहीं ना? तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अंडाशय से लिखिएगा, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को, लिखिएगा, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या लिखना है? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइएगा क्या कहते हैं भाई और बहनों?
क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो बताइएगा, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंड जनन। लिखिएगा जल्दी जल्दी, अंड जनन। अंड जनन आंसर है, अंड जनन। ठीक है, मैं मिटाऊं ऊपर। देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं भी देखने वाली नहीं हूँ, कभी से कभी मैं देख लेती हूँ। आप लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? इधर उधर की बातें मत सुनाइए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आलू के कंद में आंखें होती है। क्या लिखना है? लिखिएगा, आलू के कंद में आंखें होती है। कंद में आंखें होती है, बताइएगा आप लोग। आलू के कंद में आंखें होती है, क्या? कक्षस्थ कलिकाएं। लिखिएगा, कक्षस्थ कलिकाएं। ठीक है, कोई दिक्कत जहां तक में? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, द्वितीय निषेचन का परिणाम क्या होता है? द्वितीय निषेचन का परिणाम होता है, तो बताइएगा, द्वितीय निषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। ठीक है भाई बहनों, द्वितीय निषेचन का परिणाम क्या होता है? तो भ्रूणपोष होता है। कोई दिक्कत आप लोग को? बोलो ना, कहाँ से दिक्कत होगा? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक लिंगिता की स्थिति को ठीक है, क्या लिखना है? एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित, क्या लिखना है? उल्लेखित करने के लिए एक लिंगिता स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो बताइएगा भाई और बहनों, किस शब्द का प्रयोग होता है? किस शब्द का प्रयोग होता है? तो आंसर लिखिएगा, एक लिंगाशय। ठीक है, क्या होगा? एक लिंगाशय। एक मिनट, अब ठीक है भाई और बहनों, अब ठीक है ना? ठीक है, अब दिखाई दे रही है अच्छे से? वही देखने गई थी कि फिर आप लोग को दिखाई नहीं देता हो, इसलिए उसे देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? अंडाणु बनने, यहाँ लिख रहे थे, एक लिंगिता स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो एक लिंगाशय। ठीक है, नीचे मिटा रही हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा,
ठीक है भाई बहनों। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, जेम्यूल बनते हैं, ठीक है। देखिए मैं उतना आप लोग पे कमेंट पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, कुछ आल बहाल मत बोलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स बनते हैं, तो बताइएगा भाई और बहनों। जेम्यूल्स बनते हैं क्या, किससे, कहाँ बनते हैं भाई और बहनों? ये मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे। जेम्यूल्स कहाँ बनते हैं? स्पंज में। कहाँ? स्पंज में, ठीक है। ठीक है भाई और बहनों, मैं ऊपर मिटाऊं, आप लोग लिख चुके हो? चलिए, जाना कहीं नहीं है, ठीक है, जाना कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में, अब ऑप्शन वाला आया है, ठीक है, लिखिएगा, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में मिथ्या फल है, निम्नलिखित में मिथ्या फल कौन सा है? तो बताइएगा कौन सा होगा, ऑप्शन दे रही हूं, ठीक है। ऑप्शन में लिखिएगा आम, ए में, बी में लिखिएगा सेब, सी में लिखिएगा केला, ठीक है। सी में क्या लिखना है? केला। डी में लिखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या कौन सा होगा मिथ्या फल? तो टिक लगाएंगे सेब में, ठीक है, सेब होगा मिथ्या फल, ठीक है भाई बहनों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में से, लिखिएगा निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन में लिखिएगा सेब। देखिए आप लोग इसे बताइएगा, सेब, ये आप लोग को पता होगा निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोग को बताना है क्या होगा, ठीक है। और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखिएगा नाशपाती, ए में सेब, बी में नाशपाती, सी में काजू, काजू, डी में लिखिएगा नारियल। ये आपके लिए है, सिर्फ नारियल नहीं आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। कमेंट में जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजू, नारियल, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ, सोच के बताइएगा, ठीक है, मैं देख लूंगी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इनमें से किसमें लिखिएगा, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? ऑप्शन देखिएगा, ए में लिखिएगा पक्षी, बी में लिखिएगा फल, सी में लिखिएगा नारियल, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ, सोच के बताइएगा, ठीक है, मैं देख लूंगी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इनमें से किसमें
ठीक है। ए में क्या लिखना है? पक्षी। बी में लिखिएगा मेढक। सी में लिखिएगा स्तनधारी। ठीक है, क्या लिखना है? स्तनधारी। चौथा में लिखिएगा डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइएगा कौन होगा? आंतरिक निषेचन किसमें होता है? देखिए यहाँ स्तनपायी होगा। ठीक है, चाहे पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? मेढक में। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो किसमें होता है? मेढक में होता है। तो आप लोग भाइयों बहनों यहाँ तक लिखिएगा, थोड़ा मैं ब्लू में इंक भरती हूँ, साला इंक ही खत्म हो जाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, और मैंने क्या बोलती हूँ, एक नए अंदाज में बनाइए कि आप लोग क्या दुआ कर रहे हो भगवान से। क्या दुआ कर रहे हो बताओ ना यार। मेरी तबीयत खराब हो जाए यही ना कर रहे हो, इसीलिए हमें खांसी नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे। ओके भाई बहनों, अगला क्वेश्चन लिखिएगा बिना निषेचन के। लिखिएगा बिना निषेचन के फल। ठीक है, बिना निषेचन के फल फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक, यही ना कहते हो? बताइएगा यही ना कहते हो? कार्पिक ऐसे। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मैं ऊपर मिटाऊं। आप लोग नोट कर चुके हो ना ऊपर? अगला क्वेश्चन लिखिएगा भाई बहनों, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है। तो बताइएगा आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? सही, मध्य फल भित्ति। ठीक है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जयांग का जो भाग जयांग का, ठीक है, क्या लिखना है? जयांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है, जो भाग पराग ग्रहण करता है क्या कहलाता है? ठीक है, पराग ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा उसे क्या कहते हैं भाई और बहनों? क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ग्रह लिख दिए, वर्तिकाग्र ना होगा।
अब ठीक है, बोलते कुछ और लिखते कुछ और हो दीदी, सही बात है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, जयांग का जो भाई पराग ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, तो वर्तिकाग्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मरकंद ग्रंथि ठीक है, क्या लिखना है भाई बहनों, मरकंद, मरकंद नहीं मकरंद। क्या आप लोग भी बोलते हुए सुने हैं, पर कुछ और सुने हैं। ठीक है, मकरंद ग्रंथि युक्त ठीक है, क्या लिखना है, मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प युक्त सुगंधित पुष्प निम्न में से निम्न के लिए सुगंधित पुष्प निम्न के लिए ठीक है, सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित होते हैं। तो बताइएगा, मकरंद ग्रंथि युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं, तो क्या होगा क्या होगा भाई और बहनों, बताइएगा, ऑप्शन दो, बताना आप लोग को है। ठीक है, ऑप्शन मांग रहे हो, ऑप्शन तो दे देती हूँ, लेकिन बताना आप लोग, लिखिए ऑप्शन, कीट परागन। ठीक है, क्या लिखना है, कीट परागन, वायु परागन, बी में लिखिएगा वायु, ठीक है, कीट परागन, वायु परागन, जल परागन, सी में लिखिएगा जल परागन, ठीक है, और डी में लिखिएगा पौधों द्वारा परागन। ठीक है, क्या लिखना है, पौधों ने, कीट परागन, वायु परागन, और डी में लिख लीजिए घोंघा परागन, घोंघा परागन। कोई दिक्कत? तो आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं ऊपर चलती हूँ, सोच के बताना। ठीक है, कमेंट में हो या क्वेश्चन भी मिटा दी, सॉरी भाई और बहनों, सुन लीजिए, क्वेश्चन मैंने लिखे थे, क्या आप लोग नोट कर चुके हो? क्वेश्चन लिखी थी, मकरंद ग्रंथि युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, गलती से मिट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 100 पराग कणों के निर्माण में कितना नंबर था भाई और बहनों, बताइएगा कितना नंबर था? 35 था ना, तो 36 में लिखिएगा 100 परागन। ठीक है, 100 परागन, 100 पराग के निर्माण में, पराग कणों के निर्माण में, ठीक है, 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मीटोसिस, कितने मियोटिक विभाजन आवश्यक होते हैं, कितने मियोटिक
ठीक है, कितने मियोटिक मियोटिक विभाजन आवश्यक होते हैं? आवश्यक होते हैं तो बताइएगा आप लोग। मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए में लिखिएगा 100, ए में 100 लिखिएगा, बी में 50 लिखिएगा, सी में 25 लिखिएगा। ठीक है, 100, 50, 25 और डी में कुछ भी लिख दे, 26 लिख देती हूँ। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्या होगा। देखिए 100 पराग, अच्छे से पढ़िए, 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक विभाजन आवश्यक होता है? ठीक है, तो बताइएगा 100 पराग, देखिए क्वेश्चन पहले देखिए, 100 ध्यान से सुनिए तो बन जाएगा। 100 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने मियोटिक विभाजन आवश्यक होता है? तो बताइएगा भाई बहनों। 100 ऑप्शन में है, 100, 50, 25 और 26। तो एक बात आप देखे होंगे, आप लोग को हम बताए होंगे, क्या सही है? 50 नहीं भाई, देखो गलत बता रहे हो। देखो हमने बताए होंगे एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने नरयुग्मक बनते हैं? 4 नरयुग्मक बनते हैं, बताए थे ना क्लास में। ठीक है, बताए थे एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने नरयुग्मक बनते हैं? 4 नरयुग्मक बनते हैं। ठीक है, तो है पूरा कितना है यहाँ? 100 है, 100 को 4 से भाग दे देंगे तो 25 चौक क्या होगा? 100 होगा ना भाई और बहनों? 100, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 25 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? समझ में आ गया? याद पारिए, हमने क्लास में आप लोग को बताए थे एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 नरयुग्मक बनते हैं। तो जब 4 नरयुग्मक बनता है तो यहाँ 100 है, तो 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 तो क्या हो जाएगा भाई बहनों? 100 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 होगा। कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कितना नंबर होगा? 37। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है भी? एक बात और, यहाँ कुछ भी रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको 4 से भाग दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पराग को सामान्यतः, लिखिएगा पराग कोश समान रूप से, ठीक है, पराग को समान रूप से होते हैं। तो बताइएगा कैसा होता है? पराग को समान रूप से होते हैं, क्या होता है? टेट्रा एस्पोरेंजिस। ठीक है, क्या होगा भाई बहनों? बताइएगा क्या होगा? टेट्रा एस्पोरेंजियंस। ठीक है, लिखिएगा टेट्रा एस्पोरेजिएंटेड। ठीक है, टेट्रा एस्पोरेजिएट। कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई और बहनों? बताइएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? टेट्रा एस्पोरेजिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं? पराग कणों के अध्ययन को कहते हैं? तो बताइए भाई बहनों, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए
पैलिनोलॉजी। कोई दिक्कत भाई और बहनों? क्या लिखे हैं? पैलिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा पुंकेसर। ऊपर मिटाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा पुंकेसर। पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताइएगा पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या होगा? नर युग्मक कोविद। नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक ठीक है, नर युग्मक कोविद। कोई दिक्कत भाई बहनों? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला 40 नंबर लिखिएगा एंटोमोफिलिस। क्या लिखना है? एंटोनोफिलिस पुष्पों में। एंटोनोफिलिस पुष्पों में, ठीक है, ऐसे ही ना लिखना है। एंटोनोफिलिस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। फिलिस पुष्पों में परागण का, ठीक है, परागण का माध्यम होता है। तो बताइएगा एंटोनोफिलिस पुष्पों में परागण का माध्यम क्या होता है? कीट। क्या होता है? कीट। कोई दिक्कत यहां तक में भाई बहनों? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा नारियल में, ठीक है, क्या लिखना है? नारियल में तरल होगा, तरल एवं गुद्देदार। क्या लिखना है? गुद्देदार पदार्थ होते हैं। पदार्थ होते हैं। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं। तो क्या होगा? भ्रूणपोष। आंसर लिखिएगा भ्रूणपोष, ठीक है। जैसे होता है जिसको बोलते हैं सत्य फल, ठीक है भाई बहनों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा पुष्पीय पौधों के, ठीक है, क्या लिखना है? पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बताइएगा भाई और बहनों, कितने होते हैं? 3n, ठीक है। कितने होते हैं? 3n। इंक भर ले रही हूं, तब तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। ठीक है भाई और बहनों, आप लोग नोट करते जाइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ऊपर मिटाऊं? अगला क्वेश्चन लिखिएगा परागकण का
लिखिएगा पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। पराग कण का बाह्य चोल बना होता है, तो बताइएगा क्या होगा। पराग कण का बाह्य चोल बना होता है, भाई बहन बताइएगा। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ ना। ठीक है, एस्पोरोपोलेनेनी सही है। ठीक है, एस्पोरोपोलेनेनी। ठीक है भाई बहनों, एस्पोपोलेनेनी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखिएगा निम्न में। ठीक है, लिखिएगा निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, तो बताइएगा निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन दे रही हूं, लिखिएगा ड्रोसेरा। ए में लिखिएगा ड्रोसेरा। ठीक है भाई बहनों, क्या लिखना है, ड्रोसेरा। बी में लिखिएगा नेपथिंस। बी में लिखिएगा नेफेंथिस। ठीक है, क्या लिखना है, नेफेंथिस। और सी में लिखिएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। डी में लिखिएगा हाइड्रिला। कोई दिक्कत, डी में लिखना है हाइड्रिला। अब बताइएगा आप लोग कौन सा होगा। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, तो क्या होगा, ड्रोसेरा और नेपथिंस। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ठीक है भाई बहनों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मक्का में, मिटाऊ नीचे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भाई और बहनों। ठीक है, लिखिएगा मक्का में प्रोटीन युक्त, ठीक है, क्या लिखना है, मक्का में प्रोटीन युक्त। बताइएगा मक्का में प्रोटीन युक्त होते कहते हैं, किसको कहते हैं। देखिए ऐसे लिखना है, मक्का में प्रोटीन युक्त स्पर्म को, इंडोस्पर्म को कहते हैं। तो आंसर बताइएगा। क्या लिखे भाई बहनों, मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइएगा, ऑल्यूरोन भित्ति। लिखिएगा, ये तो आपको पता ही नहीं होगा, नहीं ना पता है। ठीक है, क्या लिखना है, ऑल्यूरोन भित्ति। ठीक है भाई बहनों, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हो भाई बहनों, बताइएगा यहाँ तक हो गया आप लोग का। अगला लिखिएगा एक अर्धसूत्री, ठीक है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, कितने नर
युग्मक बनते हैं। ठीक है भाई बहनों, तो बताइएगा कितने नर युग्मक बनते हैं, तो आंसर लिखिएगा 4। ठीक है, कितना? 4। एक सेकेंड, आप लोग को दिखाई दे रही है ना? अच्छे से दिखाई दे रही है भाई बहनों? सही है। तो देखिए, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? हमने क्या बताया? 4। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, ऊपर मिटा रही हूं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के, लिखिएगा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, तो कौन सा होगा? लिखिएगा बॉर्न बेयर। ठीक है, क्या लिखना है? बॉर्न बेयर, बेयर ने बेयर। ठीक है भाई और बहनों, क्या लिखना है? बॉर्न बेयर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, एंडोस्पर्म द्वारा, लिखिएगा एंडोस्पर्म द्वारा कितने, क्या लिखना है भाई बहनों? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? स्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो बताइएगा, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बताइएगा, किसे दिया जाता है भाई बहनों? आंसर लिखिएगा भ्रूण को। ठीक है, क्या होगा? भ्रूण। नीचे मिटा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, सेमल में, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो बताइएगा भाई और बहनों, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? किसके द्वारा होता है भाई और बहनों? सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? ये भी मैं आपको पीछे लिखाई हूं, चमगादड़ द्वारा। किसके द्वारा भाई बहनों? चमगादड़ द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एंडोमोफिल्म, एंट्रोमोफिल्म। ठीक है, क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, एंट्रोमोफिल्म पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। ठीक है, लिखिएगा एंट्रोमोफिल्म पुष्पों में एंट्रोमोफिल पुष्पों में परागण का माध्यम ठीक है, परागण का माध्यम होता है। तो बताइए भाई बहनों, क्या होता है? परागण का माध्यम क्या होता है? कीट। क्या होता है? कीट होता है। एंट्रोमोफिल पुष्पों में परागण का माध्यम क्या होता है? कीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, थके भी हो आप लोग? खाना रे खा के आए हो ना? कोई बात नहीं, थकना नहीं है, पहले पढ़ लो फिर खूब सोना। ठीक है, जाके खाना खा के सो जाना। ओके, अगला क्वेश्चन लिखेगा, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर कितने भागों
रहता है। तो बताइएगा पुंकेसर कितने भागों में बटा रहता है? तो आंसर लिखिएगा 2। कितने भाई और बहनों? 2। ऐसे रहता है ना पुंकेसर, एक ये हुआ एक ये हुआ, 2 भाग में बटा रहता है ना भाई और बहनों। तो ये लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, विकसित शुक्राणु को देखिए यहाँ 51 होगा, यहाँ 52 होगा। ठीक है, लिखना है विकसित शुक्राणु को ओके भाई और बहनों लिखिए, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? तो बताइएगा विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? भाई और बहनों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फिर नए अंदाज में पढ़ना है, थकना नहीं है। ठीक है, बताइएगा विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? सही है, सर्टोली कोशिका, सही बता रहे हो, सर्टोली कोशिका। शर्माने की बात नहीं है भाई बहनों, पढ़ने में कभी मत शर्मा। ठीक है, जो मन में आता है ना सो बोल दो। हाँ, पता है कि दोस्त तुम्हें बोलता होगा इसका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर। भाई और बहनों जब तक गलत नहीं करोगे ना कुछ चीज, जब तक गलत नहीं दोगे तब तक आप सही रास्ते पे नहीं चलिएगा। ठीक है, इसीलिए गलत आंसर दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। गलत दोगे तभी ना पता चलता है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि कौन क्या बोलता है, उस पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गैमीट निर्माण को कहते हैं? गैमीट निर्माण को कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैमीटो, सही है, गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं भाई बहनों, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है भाई बहनों, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, भ्रूण की, ठीक है, लिखिएगा भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था में, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था में, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, कहलाती है। तो बताइएगा भाई बहनों, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मोरूला। भूलना नहीं है, याद रखना है इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई बहनों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मानव प्लेसेंटा होता है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मानव प्लेसेंटा होता है? तो क्या होता है, बताइएगा क्या होता है? आंसर लिखिएगा हीमोकोरियल। ठीक है, क्या लिखना है? हीमोकोरियल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, योनि द्वारा पराया,
कोई दिक्कत भाई और बहनों? लिखिएगा। योनि द्वारा पराया, देखिए बोलते कुछ और लिखते कुछ। योनि द्वारा पराया एक पतली झिल्ली से, पराया एक पतली झिल्ली से ढका होता है, ढका होता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बताइएगा भाई और बहनों, जिसे क्या कहते हैं? ढका होता है। भाई और बहनों, आवाज जा रही है ना आप लोग के पास? तो योनि द्वारा पराया एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइमन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है? अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है? तो बताइएगा, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? इथमस। क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है भाई बहनों? इथमस। कोई दिक्कत? इथमस। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, गोल्डन राइस में पाया जाता है? गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है भाई और बहनों? ऑप्शन लिखिएगा, विटामिन ए। और बताइएगा, ए में लिखिएगा विटामिन ए, बी में लिखिएगा विटामिन बी, सी में लिखिएगा विटामिन सी। ठीक है, सी में लिखना है विटामिन सी और डी में लिखना है विटामिन डी। विटामिन डी। अब बताइएगा आंसर क्या होगा इसका? बताइए क्या होगा? गोल्डन राइस में पाया जाता है तो विटामिन ए। ठीक है, क्या आंसर होगा? विटामिन ए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, ठीक है, क्या लिखना है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, सहायक है। तो बताइए भाई और बहनों, आंसर क्या होगा? लिखिएगा आंसर जैविक खाद। क्या होगा? जैविक खाद। ऊपर मिटाऊं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए थके नहीं हो ना भाई और बहनों, बता दो, नहीं ना थके हो? कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिए। अगला लिखिएगा, पीसीआर में, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। लिखिएगा पीसीआर में, ये मैंने ना पढ़ाई ना पीसीआर के बारे में, पीसीआर के बारे में नहीं बताई ना, शायद बता दी हूँ। हाँ, कल ही तो बताई थी पीसीआर के बारे में। ठीक है, पीसीआर, और नहीं बताई हूँ तो बता दूंगी। ठीक है, लिखिएगा पीसीआर में जांच होती है, जांच होती है। तो किसकी जांच होती है? लिखिएगा HIV का। आंसर लिखिएगा HIV का।
पीसीआर में जांच होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसकी होती है? HIV का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, B7 टॉक्सिन है। लिखिएगा B7, ठीक है, लिखना है B7 टॉक्सिन है। क्या है? टॉक्सिन है। B7 टॉक्सिन विष है, ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में विष लिखना है। टॉक्सिन विष है तो क्या होगा? अंतःकोशिकीय। आंसर लिखिएगा, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। अंतःकोशिकीय, ठीक है, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। प्रोटीन, कोई दिक्कत? क्रिस्टलीय प्रोटीन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्रिस्टलीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, किसके द्वारा? पौधे कीटों को खाते हैं, बताइएगा किसके द्वारा? कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। अगला लिखिएगा, निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी, ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन लिखिएगा, मीथेन। ए में लिखिएगा, ठीक है, ए में लिखिएगा मीथेन। सी में लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बी में लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही है ना? क्या लिखना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही है ना? सी में लिखिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और डी में लिखिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर बताइएगा आप लोग। देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है, बताइएगा। मीथेन है क्या? नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? नहीं। तो क्या होगा? नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, मिटा रही हूँ, ठीक है भाई और बहनों। चलिए, कितना हो गया? 63 हो गया ना? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई बहनों, अगला लिखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, अगला लिखिएगा, कोई दिक्कत?
पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में आहार श्रृंखला में, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो बताइएगा भाई बहनों, आंसर क्या होगा? एक दिशीय। हालत खराब है मेरा। क्या होगा? एक दिशीय होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होगा? एक दिशीय। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो बताइएगा गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है भाई और बहनों? तो आंसर लिखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? असम होगा। क्या होगा? असम। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला लिखिएगा, इडली एवं डोसा का इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव, दिखाई दे रही है ना भाई बहनों? बताइएगा, दिखाई दे रही है ना? आटा का सूक्ष्म जीव के प्रयोग से, किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो बताइए किस जीव के प्रयोग से बनाया जाता है भाई बहनों? लिखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा होता है, ईस्ट और हाइड्रा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वन्यता में रोगी, ठीक है, क्या लिखना है? वन्यता। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? दिक्कत है? नहीं है तो लिखिए, वन्यता में रोगी को, ठीक है भाई बहनों, क्या लिखना है? वन्यता में रोगी नहीं पहचान पाता है, रोगी नहीं पहचान पाता है। तो बताइएगा आंसर इसका क्या होगा? देखिए, वन्यता में रोगी नहीं पहचान पाता है, जब हम पढ़ाते होंगे ना ये चैप्टर तो बताएंगे किस रंग को नहीं पहचान पाता है। बताइएगा किस रंग को? लाल और हरा, ठीक है, यानी अंधा रहता है ना, उसे दिखाई नहीं देते, तो लाल हरा दूर में रहता है ना, तो उसे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ओपेरॉन मॉडल, लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखना है? ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, ओपेरॉन मॉडल, ठीक है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। बताइएगा किसने किया था भाई बहनों? किसने किया था? जेकॉब व मोनार्ड,
कोई दिक्कत? जेकॉब व मोनार्ड, यानी जेकॉब और मोनार्ड ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखेगा, एकिडना है। अगला क्वेश्चन क्या है? एकिडना है, तो बताइएगा एकिडना क्या है भाई और बहनों? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। एकिडना क्या है? क्या है भाई और बहनों, एकिडना क्या है? एकिडना क्या है भाई बहनों? लिखिएगा आंसर। योजक करी है। क्या है? योजक करी। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब। ठीक है, क्या है? योजक करी है। और लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में हो रही है आप लोग को क्या? तो फिर क्यों ऐसे कर रहे? अगला लिखिएगा, कॉपर टीका कार्य, ये लिखा दी हूं ना। हाँ, निषेचन। ठीक है, सही है निषेचन। अगला लिखिए, शुक्राणु का संलयन किसके द्वारा होता है? ठीक है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? ऐसे लिखना है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? देखो ये लिखाने के लिए भूले। वैसे हम लोग को लगता है ना, पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव में मैं बता चुकी हूँ किसके द्वारा होता है। पूछ। हाँ दीदी बता चुकी हूँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसे दोबारा पढ़ लिए तो दिक्कत है नहीं ना, तो कोई बात नहीं। देखिए भाई और बहनों, हमने 70 ऑब्जेक्टिव आज बताई हूँ। ठीक है, मजे आया पढ़े में? क्या हो विनोद, मजे में हो? मजे में हो? कोई बात नहीं भाई बहनों, आज मैंने 70 ऑब्जेक्टिव करवा दी हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज में। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। मैं मिलती हूँ अगले क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास देगा तो जरा नेक्स्ट अंदाज देगा, यानी नया अंदाज में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चा की मदद हो जाए। ठीक है भाई बहनों, तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल। ठीक है, ओके बाय बाय।